अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या हाल है? ठीक है, आपका क्या हाल है? रोज लेट ही आना शुरू हो गए हो हैं? मैम क्लास ऑफ हुई है, सीधा इधर आए हैं क्लास।
छांटा बाल्टी वाला आ जाता है। मैम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हमने फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया था। फर्स्ट आपने वैल्यू ही पुट करनी थी, x इज इक्वल टू ए की वैल्यू पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है, और अगर फैक्टर हो तो फिर उस रिमाइंडर को आपने 0 के बराबर प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिवीजन। डिवीजन का एक मेथड है, तकसीम करने का एक मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। हमारे पास कोई भी ऑर्डर का पोलिनोमियल हो किसी भी डिग्री का, जैसे इस वक्त हमारे पास 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। हमने इसे डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस r के साथ। तो डिवाइड करने का क्या मेथड है, वही वाला कि यहाँ से सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि x की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, जैसे x इक्वल टू r गिवन होगा तो डायरेक्ट आप r पुट कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा है कि फैक्टर गिवन है x माइनस r, आपने क्या करना है, यहाँ से r की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो फाइंड करने का वे बहुत आसान है कि x माइनस r को 0 के बराबर पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर r के साथ हमने डिवाइड करना है। सबसे पहली चीज कि आपने देखना है कि क्या ये पोलिनोमियल इसमें x क्यूब से x की पावर 3 से अगर ये शुरू हो रहा है तो क्या x की पावर 2 मौजूद है, ठीक है, x की पावर 2 मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसका कांस्टेंट कौन सा है, उसका कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से x स्क्वायर के बाद क्या x स्क्वायर के बाद क्या x पावर 1 वाली टर्म मौजूद है, ठीक है। अगर मौजूद है तो उसका कांस्टेंट कौन सा है। इसी तरह से जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें कोई x नहीं होता, क्या वो मौजूद है या नहीं है, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि अगर कोई एक भी वैल्यू जैसे x क्यूब है उसके बाद x स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अगर कोई एक भी दरमियान में मिस है, जैसे कि यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर ना लिखा हुआ होता, ठीक है, अगर ये वैल्यू ना होती तो आपने इधर एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट के लिए 0 लिखना था, ठीक है। अगर कोई टर्म दरमियान में मौजूद ना हो, ठीक है, जैसे एक्स क्यूब है उसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर उसके बाद x होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई टर्म दरमियान में ना हो तो उसके कांस्टेंट की जगह आपने 0 मेंशन करना है, 0x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सारे कांस्टेंट लिखने हैं, जस्ट कांस्टेंट, x की पावर्स नहीं लिखनी। x क्यूब का कांस्टेंट कौन सा है, a, x स्क्वायर का कांस्टेंट कौन सा है, b, x का कांस्टेंट कौन सा है, c, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है, d। हमने थोड़े थोड़े फासले पर, ठीक है, थोड़े थोड़े से फासले पर a, b, c और d सारे कांस्टेंट लिख दिए। तरतीब सेम रखनी है, x क्यूब के बाद x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर वाला पहले, फिर उससे पावर कम वाला, फिर उससे एक पावर और कम वाला, और फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पोलिनोमियल के जो सारे कांस्टेंट थे वो लिख दिए, ठीक है। थोड़े फासले पर आपने लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा जिस टर्म के साथ डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, x इक्वल्स टू r के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने r लिख दिया। अब क्या वे है, वे ये है कि ये जो पहली टर्म है, जो भी यहाँ पर टर्म होगी फर्स्ट टर्म, उसको एज इट इज आपने नीचे लिखना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर टर्म है उसको एज इट इज आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है, सारों के लिए एक ही काम है, इस r को, ये वाला जो r है इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वाला जो r है इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये क्या बन जाएगा, ar, ठीक है। AR को अब आपने B के नीचे लिखना है, ठीक है, AR को B के नीचे लिखना है। अब ये जो दो टर्म्स हैं B और AR, इन दोनों को आपने जमा कर देना है, AR प्लस B, ठीक है।
अब यहाँ पर जो नई टर्म आई है हमारे पास, इसको दोबारा, मतलब यहाँ पर जो भी टर्म होती है, जैसे ए को पहले हमने एज इट इज उतारा है, इसके बाद ये ए आर प्लस बी है, इस टर्म को आपने यहाँ आर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। ए आर प्लस बी को आर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर जो भी टर्म होगी उसको इस आर के साथ मल्टीप्लाई कराना होगा। ये अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए आर प्लस बी, इसके साथ आर लिखा हुआ है, ठीक है। यही वाली टर्म बनेगी, क्योंकि इसको जब r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर प्लस बी और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अब ये जो नई टर्म आई है इसको इस c के साथ जमा करना है, ठीक है। यही एक रूल है कि इधर से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों दो नंबर्स को जमा कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ए आर प्लस बी, बाहर ब्रैकेट के r है, प्लस c, ठीक है। पहले मल्टीप्लीकेशन और फिर बाद में एडिशन। अब ये जो नई टर्म आई है, अगेन इसको क्या करना होगा, इस r के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। ये जो नई टर्म है इसको r के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये क्या हो जाएगी, ए आर प्लस बी आर प्लस सी, इस पूरे के बाहर ब्रैकेट डलेगी और r आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त चूंकि एबीसी कॉन्स्टेंट है इसलिए थोड़ा ये लेंथी काम है, अदरवाइज डायरेक्ट एडिशन या मल्टीप्लीकेशन जो कर रहे होते हैं वो आंसर में आ रहा होता है। अब जो ये नई टर्म आई है, ये वाली टर्म, इसको हमने क्या करना है, इसको इस d के साथ जमा कर देना है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो फिर d के साथ इन दो टर्म्स को हम जमा कर देते हैं, ठीक है। तो ए आर प्लस बी आर प्लस सी, आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस d। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि d के बाद अगली कोई टर्म नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दे, इधर d के बाद कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये 1 2 3 और 4 स्टेप में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दफा जब हम डिवीजन करेंगे, तो x की पावर जो 3 थी वो कम होकर कितनी हो जाएगी, x की पावर 2, ठीक है। एक दफा जाहिर सी बात है, जब भी आप डिवीजन करेंगे x की पावर 3, तो वो एक पावर खत्म हो जाएगी और अब पावर कितनी हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अब लिखने का नेक्स्ट वे क्या है, यहाँ से हम एग्जाम्पल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये सूरी को बेशक मेथड सिर्फ हमने देखना था, सूरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, find the quotient and remainder when the polynomial is divided by x plus 1, ठीक है। पहली बात कि x प्लस 1 गिवन है, आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें आपने देखना है कि क्या सारे कांस्टेंट मौजूद हैं। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 4, ठीक है। 4 के बाद जितनी छोटी टर्म्स हैं, 3 पावर 2 पावर 1 पावर, वो सारी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। 3x पावर 4 है, -2x क्यूब, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद अब 2 पावर वाली टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है। जब ये मौजूद नहीं है तो आपने इसकी जगह सिंथेटिक डिवीजन करते हुए इसकी जगह यहाँ पर अब आप एक और टर्म लिखेंगे, +0x², ठीक है। पावर 4 होनी चाहिए, अगर पावर 4 है तो उसके बाद 3 वाला भी कांस्टेंट होना चाहिए, 2 वाला भी होना चाहिए, 1 वाला भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी टर्म यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए। जी रिमशा, आपने क्या कहना है, स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? हो रही है मैम, हो रही है। हो रही है मैम। तो फिर वो क्यों कह रही है कि मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? आपके अपना कोई मसला होगा, उसका नेट का प्रॉब्लम होगा। आप कह रही है हो रही है, पता नहीं। अच्छा, पावर 4 के बाद पावर 3, पावर 3 के बाद पावर 2, पावर 2 नहीं थी इसलिए यहाँ पर हमने 0x² लिखा, उसके बाद पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट। ये सारी टर्म्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई टर्म नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है कि उसकी जगह आपने 0 और साथ में जो भी टर्म है, जैसे x² वाली टर्म नहीं थी तो 0x² यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी हमारे पास कांस्टेंट है वो सारे लिखने हैं। तरतीब आपने सेम रखनी है, पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट, ठीक है।
तो पावर 4 का कांस्टेंट कौन सा है? 3 हमने लिखा। पावर 3 का कौन सा है? -2। फिर पावर 2 का कौन सा है? 0। ठीक है, फिर पावर 1 का कौन सा है? 1। और कांस्टेंट हम कौन सी है? -5। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किसके साथ? -1 के साथ। हमने यहाँ पे -1 लिखा। पहली टर्म सेम आ जानी है, ठीक है, पहली टर्म ने एज इट इज आना है, 3 की जगह 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, 3 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? -3। -3 को कहाँ लिखा? यहाँ पर। ठीक है, जो अगला नंबर आ रहा है उसके नीचे -3। अब ये जो दो नंबर है -2 और -3, इनको जमा किया तो ये कितना आंसर आया? -5। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इसको दोबारा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? -1 के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर आता है उसको इधर ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ठीक है, 5 को कहाँ लिखना है? अगले नंबर के नीचे, यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को 0 और 5 को जमा कर देना है। 0 और 5 को जमा किया तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन ये जो आंसर आया है 5, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? -1 के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -5। इस -5 को कहाँ लिखना है? जो अगला नंबर है उसके नीचे। ठीक है, -5 यहाँ पर आएगा। अब 5 आना था क्या -5 आना था? -5 ही आना था। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को जमा किया, 1 + -5, तो आंसर कितना आएगा? -4। ठीक है, अब अगेन इस -4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ से -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। ठीक, 4 को अगले नंबर के नीचे लिखा। अब इन दोनों नंबर्स को हमने जमा कर देना है, तो ये आंसर कितना आया? -1। ये जो लास्ट में आंसर आता है, ये वाला जो बिल्कुल लास्ट में आंसर आता है, वो रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तकसीम करने का ही एक मेथड है, ये रिमाइंडर है। और अब हमने यहाँ पर क्वोशंट भी लिखना है। क्वोशंट कैसे लिखेंगे? क्वोशंट लिखने का वे है कि ये देखें, ये पावर कौन सी थी? 4। ठीक है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल था। जब हमने इसको एक दफा डिवाइड किया तो पावर लाजमी तौर पर एक नंबर कम हो जाएगी। ठीक है, 4 डिग्री का अगर पोलिनोमियल था, एक दफा डिवाइड करने से इसकी जो डिग्री होगी वो एक नंबर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये पावर 3 का होगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो पावर 3 का होगा। अब लिखने का क्या मेथड है कि पावर 3 से शुरू किया, यहाँ पर 3 के साथ x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, -5 के साथ x स्क्वायर आएगा, +5 यहाँ से हमारे पास x आएगा, और -4। ठीक है, यही जो हमारे पास कांस्टेंट आए हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, सिर्फ क्या करना है, इस डिग्री से 1 डिग्री आपने कम कर देनी है। पावर 4 का था तो ये पावर 3 का होगा। यहाँ से आप शुरू करेंगे, 3x की पावर 3 -5, ये कांस्टेंट है सारे, -5x का स्क्वायर +5x और -4, और जो ये लास्ट वाली टर्म है, ये मैंने आपको बताया ये कौन सी होती है? रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो क्वोशंट और रिमाइंडर हमने दोनों लिख लिए हैं। कोई बात पूछनी हो यहाँ पे? -1 कैसे आया बेटा? -1 यहाँ से आना है, ये देखें, जिस टर्म से आपने डिवाइड करना है ना, वो है x + 1। ठीक है, अगर तो इस तरह से गिवन है x + 1 या x - 1 की फॉर्म में, तो आपने यहाँ पर x + 1 को, जैसे कल भी काम किया था, x + 1 को 0 के बराबर पुट करके आपको x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x किसके बराबर होगा? x बराबर हो जाएगा -1 के। ये यहाँ से -1 आया, जिस टर्म के साथ डिवाइड करना है वो कौन सी होनी चाहिए? -1। ठीक है, ये वे है सिंथेटिक डिवीजन। एक एग्जांपल या एक सवाल हम और देख लेते हैं। अगर 2 दफा डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि 2 फैक्टर आपको गिवन हो, जैसे कि ये अगला सवाल ही है, एग्जांपल ही कर लेते हैं। कैसे है हमारे पास कि इफ x - 3 एंड x + 2, 2 फैक्टर गिवन है, आर द फैक्टर्स ऑफ इस दिस पॉलिनोमियल, यूज सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द अदर 2 फैक्टर्स। ठीक है, एक बात क्या चीज है? फैक्टर अब अभी हमें फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे?
एक फैक्टर है x-3 और एक फैक्टर है x+2। ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 4। मैंने आपको बताया था कि लीनियर में x की पावर कितनी होती है 1। हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, ठीक है। जब आप करते हैं क्वाड्रेटिक, उसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है 2। हमारे पास 2 सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। अब जितनी सबसे बड़ी पावर होती है पोलिनोमियल की, उतने ही आपके पास सोल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये पोलिनोमियल है डिग्री 4 का, ठीक है। तो हमारे पास 4 सोल्यूशन होंगे। इधर इसने ये बात नहीं पूछी, यहाँ पर जस्ट कहा है कि इस टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दो। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि x-3 और x+2 इस पोलिनोमियल के 2 फैक्टर हैं, ठीक है। 2 हैं, 2 गिवन है। टोटल कितने होने चाहिए, टोटल आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। जितनी x की सबसे बड़ी पावर है उतने ही आपके पास फैक्टर आने चाहिए, उतने ही सोल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन उसने हमें दे दिए कि x की एक वैल्यू 3 आएगी और x की एक वैल्यू -2 आएगी। तो जो 2 रिमेनिंग है वो आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। जो 2 रिमेनिंग है वो फाइंड करने हैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए। तो अब यहाँ से देखें, एक तो बात है कि x-3 आपने 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर x+2 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यहाँ से 2 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर देखना है कि क्या तरतीब पूरी की पूरी है हमारे पास। 4 पावर वाला भी है, 3 पावर वाला भी है, 2 पावर वाला भी है, पावर 1 का भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। इसका मतलब है कि कोई भी टर्म दरमियान में मिस नहीं है, ठीक है। पावर 4 से शुरू किया, उसका कांस्टेंट कितना है 1 लिखा। फिर पावर 3 का -4, फिर पावर 2 का -7, फिर x का 22 और फिर कांस्टेंट 24, ठीक है। कांस्टेंट्स हमने सारे लिख लिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 3 के साथ पहले डिवाइड करते हैं या आप -2 के साथ पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। इससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया, x-3 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू आई 3, ठीक है। 2 दफा डिवीजन करनी है। पहला नंबर एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट ने एज इट इज नीचे आ जाना है। अब 3 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको आपने इस नंबर के साथ जो इससे डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आया, 3 को अगले नंबर के नीचे लिखा, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को जमा किया तो कितना आया -1। अब ये जो आंसर आया है इसको अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 बन जाएगा। -3 को अगले नंबर के नीचे लिखा, ठीक है। इन दो नंबर्स को जमा किया तो -10 आ गया। अब -10 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ। -30 को अगले नंबर के नीचे लिखना है। इन दो नंबर्स को जमा करना है तो कितना आता है -8। अब क्या है कि इस 3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करें, -24। इन दो नंबर्स को जमा किया तो आंसर कितना आया 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गिवन था कि ये वाली टर्म जो है x-3 ये इसका फैक्टर है। तो कल वाले फैक्टर थ्योरम को जरा याद करें। फैक्टर अगर होता है, अगर कोई टर्म किसी पोलिनोमियल की फैक्टर है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक दफा डिवीजन कर दी, एक दफा डिवीजन की तो ये डिग्री एक नंबर कम होकर 3 बन गई है, ठीक है। अब हम दोबारा इसको डिवाइड कर रहे हैं किस नंबर के साथ, यहाँ से x+2 को 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू आई -2 के साथ। फर्स्ट नंबर ने, अब यहाँ से शुरू करें। फर्स्ट नंबर को हमने एज इट इज उतार लेना है। फर्स्ट नंबर 1 एज इट इज आ गया। अब -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 आया, इसे अगले नंबर के नीचे लिखा। इन दो नंबर्स को जमा किया, आंसर कितना आया -3। अब क्या करना है, -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 अगले नंबर के नीचे लिखा। 10 और 6 को जमा किया तो 16 आया। यहाँ पे अच्छा ये -10 है, सॉरी। -10 को 6 के साथ जमा किया तो -4 आया, ठीक है। अब -2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। इन दो नंबर्स को जमा किया तो रिमाइंडर अगेन 0 आया। क्यों 0 आया, क्योंकि ये हमारे पास x+2 गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब होता है कि पूरा डिवाइड करती है, कोई रिमाइंडर बाकी नहीं बचता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने एक दफा डिवाइड किया तो डिग्री नंबर 1 कम हुई,
2 दफा डिवाइड किया तो डिग्री 1 नंबर और कम हो गई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 2 डिग्री के अंदर आएगा। ठीक है, पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। यहाँ पर आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x और -4, ये हमारे पास क्वोशंट आया। अब कहता है कि इस क्वोशंट को फैक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी यही काम करना है कि इसके फैक्टर बनाकर लिखें। 2 फैक्टर ये हैं, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये है इस पोलिनोमियल का, तो बाकी 2 हमने फाइंड करने थे। हम क्या करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर है, -3x है, -4 है। क्या मिड टर्म ब्रेक हो रही है? यस, मिड टर्म ब्रेक हो रही है। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, और +x और -4। पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन आ गया, जैसे क्वाड्रेटिक में हमने काम किया, x -4 और लास्ट 2 टर्म में से 1 कॉमन आ गया, +1 x -4, ठीक है, x -4। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर कौन से आए? एक बन गया x+1 और एक बन गया x -4। ये हमारे पास 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, तो 2 फैक्टर गिवन थे, 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए, x+1 एंड x -4। ठीक है, आसान सा काम है। कोई सवाल पूछना हो सिंथेटिक डिवीजन का? एक ही सवाल है मेरा ख्याल है इसी एक्सरसाइज में, तो आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज विच साथ साथ आपने ज़रूर करनी है, वरना काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और फिर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में एक सवाल मैंने कर दिया हुआ है। ठीक है, ये कल हमने कुछ चीज़ें देख ली थी। इसके अंदर 8.4 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? एक हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। एक हमने यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, एक हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, और आज हमने क्या किया है? सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, तो 4 टॉपिक है इसके अंदर। ये सिंथेटिक डिवीजन है। यहाँ पर एक सवाल 21 सवाल जो है वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, पोलिनोमियल डिग्री 5 का था। इसको किसके साथ डिवाइड करना है? -3 के साथ। वे बिल्कुल वही है, पहले नंबर को पहले आपने वैसे ही उतार लेना है, फिर -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर आता है उसको यहाँ -3 के साथ मल्टीप्लाई करके इन 2 नंबर्स को जमा कर देना है। तो इसमें क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। ये मेथड मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे 8.5 के ऊपर। 8.5 में जो काम है, एट पॉइंट फाइव में हमने क्या करना है? जो हमारे पास रूट्स आती हैं, मतलब कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं, उनकी नेचर के बारे में बताना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास सॉल्यूशन आते हैं, मतलब जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन आते हैं वो रूट होती है, तो उसको हमने क्या करना है? उसकी नेचर बतानी है कि ये कैसे हो, कैसी नेचर है इसकी। ठीक है, तो क्या कैसे बताना होगा? हमारे पास ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बात हम जानते हैं। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x = -b ± b² - 4ac/2a, ये बात भी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो सॉल्यूशंस आते हैं। लास्ट सवाल सिंथेटिक डिवीजन का नहीं है मेरा ख्याल है, जो लास्ट है इस वक्त मेरे पास बुक नहीं है। अदरवाइज ये है कि इसमें या तो रिमाइंडर थ्योरम लग रहा था या
यहाँ से 8.4 में मैंने सिंथेटिक डेविएशन सबसे लास्ट पे की हुई है। उससे पहले जो सवाल थे वो 8.4 के फैक्टर था या रिमाइंडर था, वो सारे सवाल उसके अंदर, मतलब एक एक सवाल जो है वो मैंने उसके अंदर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, हर टाइप का सवाल। तो ये जो 21 था ये लास्ट सवाल नहीं था। अच्छा जी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो कैसा आता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, ये बात हम जानते हैं कि x की दो वैल्यूज कौन सी आती हैं। एक वैल्यू हमारे पास आती है प्लस साइन के साथ, ठीक है, और एक वैल्यू आती है माइनस साइन के साथ, ठीक। तो जो दो सोल्यूशंस हमारे पास आए हैं, जो रूट हैं, प्लस वाले को हम नाम दे देते हैं अल्फा का, ठीक है, लेट अल्फा इज अ रूट। तो अल्फा बराबर है माइनस बी प्लस, ठीक है, और जो बीटा है, जो दूसरा सोल्यूशन है, वो माइनस साइन के साथ है, उसको हमने बीटा का नाम दे दिया माइनस बी और माइनस, ठीक है। प्लस वाले को आप अल्फा दे दें और माइनस वाले को आप बीटा का नाम दे दें, ठीक है। अल्फा और बीटा हमने कहा कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस हैं, मतलब के दो रूट्स हैं, ठीक है। अब जो काम करना है वो क्या है, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसके अंदर से इस पूरे जो अल्फा और बीटा है, इसके अंदर से सिर्फ हमें एक चीज को डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि b एक रियल नंबर है, a भी हमारे पास एक रियल नंबर है। इसमें जिस चीज को डिस्कस करने की जरूरत है वो कौन सी है, वो हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। The expression b square minus 4ac is called the discriminant, ठीक है। इसको जो दरमियान में ये वाली टर्म है स्क्वायर रूट के बगैर, ठीक है, b square minus 4ac it is called the discriminant, ठीक है। अब जो नेचर है रूट की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनकी जो नेचर है वो डिपेंड करेगी इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये b भी रियल है, a भी रियल है। अब यहाँ पर हमने देखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या एक रियल नंबर आता है या एक इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। दो ही तरह के हमारे पास आंसर आ सकते हैं, या तो रियल नंबर आएगा या फिर इरेशनल आएगा, ठीक। इरेशनल मतलब कि इमेजिनरी, सॉरी इरेशनल का वर्ड नहीं आएगा, इमेजिनरी का आएगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है, तीन तरह से हम इसको देखेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर टर्म ये वाली भी 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस बी ओवर 2a। यहाँ से भी अल्फा का आंसर आएगा माइनस बी ओवर 2a। इसी तरह से बीटा का आंसर भी कितना आएगा, माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों सेम आती हैं, माइनस बी ओवर 2a। दिस शोज दैट द रूट्स आर इक्वल इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो रूट्स आती हैं वो इक्वल आएंगी, ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों की इक्वल वैल्यूज आ जाएंगी। अगर ऐसा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, इसका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, तो फिर क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ रियल नंबर, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव साइन हो या 0 हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, 0 का तो केस हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव आंसर एक रियल नंबर आता है, ठीक है। रियल नंबर आप जानते हैं कि क्या चीज होती है, ये हमने बात पढ़ ली थी। पॉजिटिव आंसर है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 आंसर में आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आपके पास आंसर में आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर आ रहा है माइनस बी माइनस के रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये दोनों जो है आंसर ये बराबर नहीं होंगे। एक दफा आप इस आंसर को प्लस करें
एक दफा माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों आंसर बराबर नहीं होंगे। तो क्या कंडीशन आई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एक रियल नंबर है। सो द रूट्स आर रियल, रूट्स हमारे पास रियल होंगी लेकिन एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि आपस में बराबर नहीं होंगी, एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है। तो रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर लेस देन 0 आता है, ठीक है, जस्ट हमने ये दरमियान वाली टर्म को देखना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर लेस देन 0 आता है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 हमारा रिजल्ट आया है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आता है तो ऐसा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होंगी, जाहिर सी बात है। एक दफा यहाँ पर आप नंबर को ऐड कर रहे हैं, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रूट्स जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी और कैसी होंगी? कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रूट्स इक्वल होती हैं, और दूसरी बात क्या है कि वो रियल भी होती है। यहाँ पर रियल का वर्ड इन्होंने नहीं यूज किया हुआ, रियल नंबर होता है। ओए होए। अगर ऐसा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो फिर रूट्स कैसी होंगी? तो रूट्स हमारे पास रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो फिर रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। एक केस है, सिर्फ एक केस है जिसमें रूट्स इक्वल आती है, अदरवाइज रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर कोई भी आए 0 के अलावा तो एक दफा आपने नंबर को ऐड करना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब है कि रूट्स वहाँ पर डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब जो केस है पॉजिटिव वाला, जिसमें हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से रूट्स रियल आती हैं, इसी से आगे दो केस और बनते हैं, ठीक है। दो केस कौन से बनते हैं? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आए तो फिर हमारे पास रियल के दो चीजें थी ना, रियल को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें थी कि रियल नंबर का अगर हमारे पास सेट है जिसको हम सेट आर लिखते हैं, ठीक है, सेट आर ऑफ रियल नंबर, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल्स, ठीक है, रैशनल्स को हम क्यू के साथ शो करते हैं। और इसी तरह से दूसरा क्या होता है? रियल नंबर का एक दूसरा पार्ट कौन सा होता है? सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, जिसको हम आई के साथ शो कर देते हैं। तो रियल नंबर के सेट में हमारे पास रैशनल और इररेशनल दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमारे पास आंसर कैसा आता है? एक रियल नंबर आता है। इसी से आगे हम दो दो ऑप्शंस हमारे पास और हैं। कौन कौन सी? कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? कि फॉर एग्जांपल आपके पास 9 आता है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से अगर आप 36 लिखते हैं, ठीक है, 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो इसका क्या मतलब है? रूट हमारे पास रैशनल होगी, ठीक है। रियल में से भी हम क्या कर सकते हैं? रैशनल और इरेशनल का केस अलग अलग कर सकते हैं। रैशनल होगी और अनइक्वल होंगी, क्योंकि अनइक्वल तो होगी, जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तो हमारे पास अनइक्वल रूट्स आती हैं, जिसको आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसका ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इंटीजर हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स कैसी होंगी? इररेशनल, ठीक है, इररेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचर है, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट।
अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रूट्स इक्वल हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर होता है। इसके बाद क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स हमारे पास रियल होंगी, ठीक है, रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो फिर रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगी और अनइक्वल होंगी। अब जो ये वाला केस था, सेकंड केस रियल वाला, इसको हम दो हिस्सों में अलग अलग फिर लिख सकते हैं। वो क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स हमारे पास रैशनल होंगी, रैशनल और अनइक्वल, अनइक्वल तो यहाँ से ही आ रहा है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगी और अनइक्वल होंगी। डिस्टिंक्ट लिख लें या फिर अनइक्वल लिख लें। Analyze the nature of the root of the quadratic equation. नेचर फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आपने इसको सबसे पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसमें पावर 2 आ रही हो। इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1 माइनस 2x, पूरी इक्वेशन को आप एक तरफ शिफ्ट करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 2x कितने हो जाएंगे, प्लस 5x जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन आपने एक तरफ शिफ्ट कर दी। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू माइनस 1 है। हमने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d से बेशक इसको आप शो कर दें कैपिटल D के साथ। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर की वैल्यू लिखी, b किसके बराबर था 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू लिखी, c की वैल्यू लिखी, ठीक है, ये कितना बन गया 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ग्रेटर देन 0 है लेकिन 29 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देयरफॉर आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा कि ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं। दिस शोज दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको इन्होंने जर्नल फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज आप ये भी बता सकते हैं कि 29 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, जैसे कि ये पार्ट नंबर इसके अंदर आ रहा था 5 में, ठीक है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आप इरेशनल या रैशनल का वर्ड यूज नहीं करना चाहते तो जो सेकंड पार्ट हमने किया था उसी का डायरेक्ट आप लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इससे आगे एग्जांपल एक और है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमने बताना है के की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पर के की कौन सी वैल्यू लिखें कि हमारे पास जो रूट आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो हमारे पास a किसके बराबर है 1, b किसके बराबर है k, c बराबर है 4। जब भी आपने नेचर ऑफ रूट की बात करनी है आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर पुट किया स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है, k स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, 0, k स्क्वायर माइनस 16, 0, k स्क्वायर की वैल्यू 16, k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, ठीक है जी। ये क्लास यहाँ पर एंड हो रही है, आपने अगली ज्वाइन करनी है। काफी दिनों से तो यही हो रहा था कि 1 घंटे की क्लास ही चल रही थी, लेकिन ये इस वक्त टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अगली क्लास ज्वाइन करते हैं।